Good morning, students. Welcome back. So, today we are going to start our new chapter, and it is very basic, बहुत ही आसान, and it is a base of the whole geometry. Geometry का पूरा base है. तो इसको हो सके उतना मजबूत बनाओ क्योंकि एक आगे स्टैंडर्ड्स में जाके जो आप बिल्डिंग बनाओगे इसी बेस के ऊपर तो वो काफी लंबे वक्त तक टिके। तो इसको काफी अच्छे से तैयार करो। तो ये बेसिक ज्योमेट्री ऐसी बात है जो आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भी होगी, 10th तक होगी। अच्छा, 10th में अभी दो पार्ट्स है, बेसिक मैथ्स एंड एडवांस मैथ्स। बेसिक मैथ्स मतलब जो आर्ट्स और कॉमर्स में जाना चाहते हैं उसके लिए बेसिक मैथ्स होता है, और इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए एडवांस मैथ्स होता है। तो ये दोनों मैथ्स के अंदर ज्योमेट्री है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि बहुत ही आसान है और ड्राइंग से रिलेटेड है। सो यू मस्ट डू दिस। उसके बाद इफ यू आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग, इसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, एंड आफ्टर दैट इफ यू आर गोइंग फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट, तब भी ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इट इज अ मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऐसा समझ के चलो कि आपको घर पे भी ये चीज काम आएगी। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 9th चैप्टर, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। क्या करेंगे? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। बेसिक का मतलब होता है मूलभूत, पाए का। ज्योमेट्रिकल, अच्छा ये ज्योमेट्रिकल जो है ना वो ग्रीक वर्ड है। कहाँ का वर्ड है? ग्रीक से आया है। इसको दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, जियो एंड मेट्रिकल। जियो का मतलब होता है जियोग्राफी, हमारी दुनिया, हमारी पृथ्वी, हमारा गोला। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी दैट इज जियो। इन मेट्रिकल मतलब नापना, पृथ्वी को नापना या पृथ्वी पे जो भी है उन सभी को नापना, उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल। ठीक है, और आइडियाज कैसे आसानी से हम उसको नाप सकते हैं ये इस चैप्टर में है। हम शुरुआत में कुछ चीजें लेंगे इंट्रोडक्शन में, जैसे कि पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रिंग। इन सभी को हम बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल व्यू देखो। सो पॉइंट कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट है। लाइन एक ऐसी लाइन है जो आगे बढ़ती ही रहती है। लाइन सेगमेंट बड़ी लाइन का छोटा सा टुकड़ा। और अगर रेल की बात करें तो एक ही तरफ पे आगे बढ़ने वाली किरण। ठीक है, तो इन सभी को बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू नो अबाउट इज अ पॉइंट। बहुत ही बेसिक चीज कि मान लो आप पूरे पेज के ऊपर नुकीली पेन से या नुकीली चीज से कहीं पे भी छोटा डॉट कर दें। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इफ यू have a pencil, you have a sharp thing, and on a paper or anything that is in front of you are making a dot. That dot is known as a point. उस dot को हम point बोलेंगे। पॉइंट की ना तो थिकनेस होती है, ना ही ब्रेथ होती है, ना ही हाइट होती है। थिकनेस का कोई डायमेंशन ही, सॉरी थिकनेस का पॉइंट का कोई डायमेंशन ही नहीं होता। पॉइंट डू नॉट हैव एनी डायमेंशन, ना इसकी लंबाई, ना इसकी चौड़ाई, ना इसकी ऊंचाई। नॉट अ लेंथ, नॉट अ ब्रेथ, नॉट अ हाइट। पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे कुछ मैथमेटिशियन बोलते हैं। बट उसको इंडिकेट करने के लिए बस हम एक छोटा सा डॉट लगा रहे हैं। टू इंडिकेट पॉइंट वी हैव टू यूज कैपिटल अल्फाबेट्स। आप छोटे अल्फाबेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी इज नॉट एक्सेप्टेड। ओनली कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आर एक्सेप्टेड। तो जब भी आप पॉइंट को इंडिकेट करो आपको कैपिटल लेटर्स ही इस्तेमाल करना। ऐसा भी नहीं कि पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल, नो। रोमन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, कर्सिव भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओनली कैपिटल अल्फाबेट्स। तो इसको बोलेंगे क्या, बुलाएंगे कैसे इसको? तो इसको हम बुलाएंगे पॉइंट ए, और इसको हम लिखेंगे कुछ ऐसे, ई ओ एन ई, पॉइंट कैपिटल ए। इसको हम बोलेंगे पॉइंट ए। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी पॉइंट के बारे में। अभी आप बोलोगे सर पॉइंट का इस्तेमाल कहाँ पे हम कर रहे हैं? सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उन सभी में हम पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर ड्राइंग अ ट्रायंगल, सो इन ट्रायंगल
वर्टिसेस, वर्टिसेस के बारे में आप जानते हो। अभी आप बोलोगे सर वर्टिसेस और पॉइंट एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। वर्टिसेस किसी क्लोज फिगर के होते हैं, जबकि पॉइंट कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझ में आया? मान लो मैंने ट्रायंगल बनाया तो एनी को हम वर्टिसेस बोलेंगे, क्योंकि ये तीन वर्टिसेस मिलके एक क्लोज फिगर बना रहे हैं। जबकि पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर वर्टिसेस को पॉइंट बोल सकते हैं, हाँ, बट पॉइंट को वर्टिसेस नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल ये बीसी है, तो ये कोई भी क्लोज फिगर नहीं बनाता, तो इसको हम पॉइंट बी पॉइंट सी ही बोलेंगे। जबकि इसको हम पॉइंट एबीसी भी बोल सकते हैं, वर्टिसेस एबीसी भी बोल सकते हैं। ए बी सी, तो किसी भी क्लोज फिगर के एंड पॉइंट्स को दिखाने के लिए हम पॉइंट का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ट्रायंगल, चाहे वो रेक्टेंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो। बी सी, तो ये थी कुछ पॉइंट के बारे में जानकारी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइन। लाइन के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज अ लाइन? तो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अगर मैं पॉइंट्स को एक ही लाइन में लगा दूं, एक ही लाइन में लगा दूं और उन सबको मैं जोड़ दूं, और उन सबको मैं जोड़ दूं, तो मुझे लाइन मिलेगी। सो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। पहली चीज, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। एक लाइन के ऊपर लाखों अरबों पॉइंट्स हो सकते हैं। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू नाइन्थ ऑल्सो। नाइन्थ में एक चैप्टर है, इट इज फ्रॉम आई थिंक फिफ्थ चैप्टर। तो फिफ्थ चैप्टर में ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस है, तो आप अभी नाइन्थ का भी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? So line is a collection of point where line is continuously overcoming the whole length. Line दोनों की छोर पे continuously, endlessly आगे बढ़ती ही रहेगी। और अगर ये रुक नहीं रही है, ना लेफ्ट पे या ना राइट पे, उसका मतलब हो गया कि इसके ऊपर अरबों खरबों पॉइंट्स हो सकते हैं। समझ में आया? तो लाइन की बात तो हमने कर ली कि लाइन दोनों की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। पॉइंट के बारे में we came to know it do not have a length, it do not have a breadth, it do not have a thickness। इसके बाद length नहीं होती, breadth नहीं, thickness भी नहीं। पर अगर हम लाइन की बात करें तो उसके पास लेंथ है, ब्रेथ और थिकनेस नहीं है। ठीक है, देखो पॉइंट के जीरो डायमेंशन थे, पॉइंट का कोई डायमेंशन ही नहीं था। जब हम लाइन पे आए तो अभी हमें एक डायमेंशन मिला, जो कि है लंबाई, क्योंकि लाइन को हम कितना लंबा है वैसे ही नाप सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? सो लाइन डू हैव ओनली वन डायमेंशन एंड दैट इज लेंथ, नॉट अ ब्रेथ, नॉट अ थिकनेस। वो फैला हुआ भी नहीं है और वो मोटा भी नहीं। ठीक है, सो लाइन ऐसे हो गया। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन। लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1, लाइन डू नॉट हैव एन एग्जैक्ट डायमेंशन। अगर आपको कोई बोले कि 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, सो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज लाइन इज एंडलेस, ये चलती ही जाती है। इसी की हेल्प से हमने नंबर लाइन पढ़ा था। क्यों? क्योंकि नंबर सारे लाइन के ऊपर होने की वजह से बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, सो लाइन इज एंडलेस, लाइन कभी भी खत्म नहीं हो सकती। गॉट माय पॉइंट? पॉइंट नंबर 1, लाइन के नाम देने के, जैसे हम पॉइंट को नाम देते थे कैपिटल से, उसी तरीके से लाइन को नाम देने के दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, पाथ नंबर 1, line can be indicated by small alphabets, small a, small b, small c। ये स्मॉल एबीसी से आप लाइन का नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ एल, तो इसको हम स्मॉल एल से इंडिकेट कर सकते हैं और ऊपर से लाइन बना सकते हैं। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसको आप लिख सकते हो लाइन स्मॉल एल, या फिर दूसरा लाइन स्मॉल ए, लाइन स्मॉल बी, लाइन स्मॉल सी, any alphabet but it has to be small, it should not be capital।
पॉइंट स्मॉल नहीं हो सकता, लाइन कैपिटल नहीं हो सकता, समझ में है? तो लाइन को इंडिकेट करने का एक रास्ता है उसको स्मॉल अल्फाबेट से दिखा। दूसरा, लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और उन पॉइंट्स को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। तो मान लो किसी एक पॉइंट को मैं कैपिटल ए नाम देता हूं और किसी दूसरे पॉइंट को मैं कैपिटल बी नाम देता हूं। सो इन दिस केस, ऐसे केस में जब लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए गए तो उस केस में हम उस लाइन को ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, इट इज लाइन ए, ठीक है? तो यहाँ पे पॉइंट को छोड़ रही लाइन है, इसी वजह से यहाँ पे कैपिटल आ रहा है। बट इफ यू वांट टू इंडिकेट ओनली लाइन, सो यू कैन चूज दिस वे आल्सो एंड यू कैन चूज दिस वे आल्सो, देयर इज नो इशू, ठीक है? अभी नेमिंग के बारे में हो गया है। एक लाइन के ऊपर हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? एक लाइन के ऊपर अरबों खरबों इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, उस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देने की कोशिश करना कि अगर ये दोनों लाइन आगे बढ़ती ही जा रही है, आगे बढ़ती ही जा रही है, ये राइट को बढ़ रही है या लेफ्ट को बढ़ रही है, तो अटक कहाँ रही है? हैव टू आंसर, यार ट्राई टू आंसर, क्योंकि ये आंसर बड़े बड़े मैथमेटिशियन साइंटिस्ट नहीं ले पा रहे हैं, बट स्टिल आप किड हो, आप बच्चे हो, आपका दिमाग बड़ों से ज्यादा तेज होता है। सो ट्राई दिस आउट, हो सकता है आपको कोई आंसर मिल जाए। एंड इफ यू गॉट एन आंसर, डिस्कस विद मी, मेरे साथ डिस्कस क्या ऐसा होता है, ठीक है? सो दिस इज द क्वेश्चन, देयर आर सम कुछ प्रॉपर्टीज छूट रही है तो मैं उसको कवर अप कर ले जाऊं। ओके, टू ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट की जरूरत होती है? ड्रॉ अ लाइन, मिनिमम हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड? एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट की जरूरत होती है? तो ड्रॉ अ लाइन, मिनिमम 2 पॉइंट्स वे रिक्वायर्ड, 2 पॉइंट से ही हम एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है? दैट इज वन प्रॉपर्टी। वन मोर प्रॉपर्टी, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, मान लो कि सिर्फ एक ही पॉइंट दिया गया है, कोई भी हो, ए बी सी डी, चलो मैं मेरा नाम लिख देता हूं, तो किसी एक ही पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट में से कितनी लाइंस पास हो सकती है? तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। कितनी? इनफाइनाइट। देखो, एक ही पॉइंट में से ऐसी लाइन जा सकती, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में भी जा सकती, चौथी डायरेक्शन में भी जा सकती। इसको अगर आप छोड़ते जाओगे ना, so you do have infinite lines which is passing through a single point. तो एक पॉइंट में से करोड़ों खरबों अरबों इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू, ठीक है? सो दीस आर सम प्रॉपर्टीज एज वेल एज नेमिंग ऑफ अ लाइन। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज अ लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है दूसरे तरीके से टुकड़ा। तो लाइन का टुकड़ा हम अभी पढ़ते जा रहे हैं। व्हाट इज द लाइन सेगमेंट? सो लाइन सेगमेंट, मान लो कि देयर इज अ 2 पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई शैतानी बच्चा पॉइंट ए मान लो कि स्कूल है, पॉइंट बी मान लो कि घर है, तो कोई शैतानी बच्चा है जिसको घर पे भी डांट पड़ती है, स्कूल में भी डांट पड़ती है, तो वो तो उसने बहुत ही लंबा रास्ता पसंद किया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट कर सके, मतलब देरी लगा के घर पहुंचे, उसको मजा आए। बट देयर इज सम सिंसियर स्टूडेंट, कोई सिंसियर स्टूडेंट है तो सीधा घर से स्कूल और स्कूल से घर जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है? कम से कम डिस्टेंस पसंद कर रहा है ए से बी तक पहुंचने के, तो इसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता, उसको अगर आप जोड़ दो, सो दैट इज द लाइन,
उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट, उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे, इट इज अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन सेगमेंट, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो, ये हमारा हो गया लाइन सेगमेंट, जिसको हम दो पॉइंट कैपिटल ए बी से इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले नाम की बात करते हैं, इसको हम दिखाएंगे कैसे। तो सबसे पहले दो अल्फाबेट्स ए बी और उसके ऊपर आपको एक लाइन सेगमेंट बना देना है और इसको बोला जाता है सेगमेंट ए बी। क्या बोला जाएगा, सेगमेंट ए बी, समझ में आया? तो इट इज द लाइन सेगमेंट ए। अब जिस तरीके से लाइन के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, सेगमेंट के बीच में भी कितने पॉइंट हो सकते हैं? सो आंसर विल बी सेम, ए और बी के बीच में करोड़ों खरबों पॉइंट हो सकते हैं। अभी आप बोलोगे सर वो कैसे, ये तो अटक रहे हैं। इट डू हैव अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो पॉइंट है उसके बीच में ही लाइन है, बट यू हैव लर्न दैट कि पॉइंट जो है उसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो थिकनेस होती है। अगर किसी चीज का डायमेंशन ही नहीं है तो वो इतनी सी जगह क्या सोई की नुक पे भी अरबों खरबों की संख्या में हो सकती है, उसका डायमेंशन ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं। और जो चीज वजूद ही नहीं है उसका वजूद हर जगह है। फॉर एग्जाम्पल गॉड के बारे में हम बात करते हैं कि गॉड इज एवरीवेयर, तो उसका ही रिफ्लेक्स हो सकता है गॉड इज नोवेयर, गॉड डू नॉट एग्जिस्ट। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, पॉइंट डू नॉट हैव एनी डायमेंशन, दैट इज व्हाई पॉइंट इज एवरीवेयर। तो यहाँ पे अरबों खरबों पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। सो सेगमेंट AB is also having infinite points between a line, between a points, दो पॉइंट के बीच में चाहे वो कितने भी नजदीक हो, अरबों खरबों पॉइंट हो सकते हैं। Got my point? आगे बढ़ते हैं। If there is a line, if there is a line, तो उस लाइन के ऊपर कितने लाइन सेगमेंट्स हो सकते हैं? तो अगेन आप जैसे इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट हो सकते हैं, क्योंकि लाइन के टुकड़े से ही सेगमेंट बनता है। तो ये AB you can write, segment BC you can write, segment CD you can write, segment EE you can write, segment EF you can write, ठीक है। सेगमेंट को जोड़ के ही लाइन बनती है या लाइन का छोटा टुकड़ा ही सेगमेंट कहलाता है। So a line do have a infinite number of segments, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी लाइन को किसी सेगमेंट में से पास होना है तो कितने सेगमेंट में से पास हो सकता है? अगेन आंसर इज रिक्वायर्ड। अगर वो सारे सेगमेंट एक ही लाइन में है तो एक लाइन में से कितने भी सेगमेंट में से पास हो सकता है? समझ में? So this is the properties of line segment। और कोई छूट रहा है शायद इसके बारे में? ठीक है, लाइन सेगमेंट का ऑलरेडी स्पीकिंग, सपोज यू हैव अ स्क्वायर, आपके पास एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम नाम दे देते हैं वर्टिसेस ए बी सी डी, जिसको पॉइंट कहा जाता है। सो फ्रॉम ए टू बी ये वाला जो हिस्सा है उसको आप लाइन सेगमेंट बोलते हैं। फिर चार लाइन सेगमेंट में से एक स्क्वायर बनता है, जिसको हम साइड्स भी बोलते हैं, एजेस भी बोलते हैं। Okay, so line segment concept is over. Now we are moving forward. Okay, now let us understand one more concept, which is the ray. अभी हमने कई बार बात सुनी होगी कि there is a ray of hope, आशा की किरण है कि नहीं? So ये यही किरण है जिसकी लोग बातें करते हैं। Why it is ray of hope? Why it is not line of hope? ठीक है? क्योंकि लाइन इज नेवर बी स्टार्टेड, नेवर बी गोइंग टू बी फिनिश्ड। लाइन एक ऐसी चीज है जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं है और जिसका कोई अंत भी नहीं है, ठीक है। जबकि रे जो है इट इज समवट डिफरेंट देन अ लाइन। कैसे अलग है? बिकॉज अ रे इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पॉइंट एंड इनफाइनाइटली मूविंग इन एनी वन डायरेक्शन। किरण जो होती है किसी एक पॉइंट से शुरू होती है और आगे ही बढ़ती जाती है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है?
हमारे सोलर सिस्टम में ये देखो, अब सोलर सिस्टम डू हैव अ सन। सूरज जो है वो रोशनी को शुरू कर रहा है, और उसकी किरणें, हम बोलते हैं ना, रे ऑफ अ सन। क्यों? क्योंकि उस किरणों को कुछ शुरुआत देता है। शुरुआत किसने दी? सन ने। एंड रेज आर मूविंग इनफाइनाइटली, हमारे पृथ्वी तक भी पहुंचती है, प्लूटो तक भी पहुंचती है, नेक्स्ट गैलेक्सी तक भी पहुंचती है, और जितना भी यूनिवर्स है वहां तक रोशनी पहुंचती है, और उसके बाहर भी पहुंचती होगी शायद, अगर कोई देख रहा है तो। The ray, and it do have a origin and it is moving in one direction. जहां से वो शुरू हो रहा है उसको हम वो पॉइंट देंगे ऑलवेज। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फिगर्स में हम जहां से शुरू हो रहा है वहां पे वो देंगे, बट इट इज नॉट कंपलसरी। तो कहीं पे ए बी या दूसरे अल्फाबेट आ जाए तो फिगर मत कर, ठीक है। बट इफ यू डू हैव अ चांस, जहां से शुरू हो रहा है उसको ओ नाम दो। क्यों? क्योंकि ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। ओरिजिन, उद्गम, जहां से शुरू होता है। एंड इन अनदर पॉइंट, कोई भी, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? इट इज द ओ ए, और गिवन करके इस तरह, ठीक है। इसका मतलब है ओ से शुरू होता है और ए के तरफ बढ़े जा रहा है। ए शोज अ डायरेक्शन, अगर ए नहीं लिखा होगा तो पता नहीं चलेगा कहां पे जा रहा है। तो इन ए, जहां पे ए है उस डायरेक्शन में आगे चलता ही जा रहा है। सो इट इज अ रे ऑफ ए, जिसको हम बोलेंगे रे ऑफ ए, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस तरफ का है, फॉर एग्जांपल यहाँ इस तरह का किरण है और यहाँ पॉइंट है, तो बेवकूफों की तरह उल्टा डायरेक्शन मत दिखाना। इसको हम कैसे लिखेंगे? ओ बी एल, ठीक है, कि ओ से शुरू हो रहा है, बी के तरफ जा रहा है। ये एरो मार्क राइट साइड पे ही रखना, बेवकूफों की तरह ऐसे मत करना। ओ बी और इस तरह मत करना, ठीक है। इट इज ओ बी। तो रे को, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, रे ओ बी, ठीक है। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस कि एक लाइन के अंदर कितने रेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लाइन, तो इस लाइन के अंदर कितने रेस हो सकते हैं? तो यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट ओ दे दूं तो इसके ऊपर दो किरणें हो सकती है, राइटवर्ड्स एंड लेफ्टवर्ड्स। सो अ लाइन कंटेन्स टू रेस। समझ में आ गया? ठीक है। एक सिंगल पॉइंट में से कितनी किरणें निकल सकती है, इसको हमारे सूरज के साथ कंपेयर करो। अ सोलर गिव्स हाउ मेनी रेस, हमारा सूरज है कितनी किरणें देता है? इनफाइनाइट। पॉइंट नहीं, हमें इनफाइनाइट रे मिल सकती, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ रे, एक किरण के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं? लाइन सेगमेंट जैसे छोटी चीजों पे करोड़ों पॉइंट हो सकते हैं, तो ये तो फिर भी किरण है, और किरण से भी बड़ी होती है लाइट, तो इसके ऊपर भी कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। तो किरण जहां से शुरू होती है, आप साइंस में पढ़ चुके हो, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस का मतलब होता है जो खुद रोशनी जनरेट करते हैं। जैसे कि सूरज है वो ल्यूमिनस है, आपके घर में जो बल्ब है वो ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस किसको बोलते हैं? जो रोशनी टकरा के हमारे आंखों में जाती है उसको नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किताब देख रहे हो, मैं ये डस्टर देख रहा हूँ, तो डस्टर खुद लाइट जनरेट नहीं कर रहा, उसके ऊपर लाइट गिर रही है और मैं देख रहा हूँ, सो इट इज नॉन ल्यूमिनस। तो रेज आर ओरिजिनेटेड बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेज हमेशा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से ही शुरू होती है हमारे सोलर सिस्टम में, सूरज, ठीक है। So I hope this concept is also clear. Now we are moving forward. Okay, let us see a next concept which is a plane, ठीक है, जिसको आप सरफेस के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो कोई भी आप 3D चीज ले लो, कोई भी सॉलिड शेप ले लो। सॉलिड शेप्स भी ऑलरेडी लर्न अबाउट कि सॉलिड शेप्स होते हैं, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, प्रिज्म हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, इतनी सारी चीजें हैं सॉलिड शेप्स। सो सॉलिड शेप्स डू हैव अ सरफेसेस,
जिसको हम प्लेन्स भी बोल सकते हैं। सरफेस बोलो, प्लेन बोलो, फ्लैट एरिया बोलो, तो भी सब कुछ एक ही है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो आपके आसपास आप देखते हो, उसकी सतह, सरफेस कभी कभी स्ट्रेट होती है, जैसे कि आप दीवारों को देखोगे तो इट डू हैव अ स्ट्रेट सरफेस। ठीक है। एंड इफ यू आर लुकिंग एट अ सिलेंडर या पानी की बोतल लेते हो, इट डू हैव अ कर्व्ड सरफेस। तो हम यहाँ पे कर्व्ड सरफेस को नहीं लेंगे, हम यहाँ पे सीधी सरफेस को ही लेंगे, जिसको हम बोलेंगे प्लेन। क्या बोलेंगे? प्लेन। नाउ नेमिंग की बात करते हैं, इनको हम नाम कैसे देंगे? तो प्लेन, अच्छा चलो, जैसे कि पॉइंट डू नॉट हैव एनी डायमेंशन, लाइन डू हैव ओनली वन डायमेंशन, दैट इज लेंथ। प्लेन के कितने डायमेंशंस होते हैं? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो उसके पास लेंथ और ब्रेथ होती है, हाइट या थिकनेस नहीं होती। ठीक है। जिसको आप बोलोगे सर ये कौन सी चीज है, तो आपकी टेक्स्ट बुक हो, उस टेक्स्ट बुक का जो पेज है उसको आप प्लेन कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसके पास लंबाई है, चौड़ाई है, बट मोटाई ना के बराबर है। अच्छा, इसको भी आप एक तरीके से प्लेन कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी मोटाई अगर आप नापोगे तो नाप सकते हो उतनी होती है, बट एक्चुअल जो प्लेन होता है उसकी मोटाई होती ही नहीं। इट डू नॉट हैव अ थर्ड डायमेंशन, जीरो भी नहीं, वो होता ही नहीं, इट डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। सो इट डू हैव अ लेंथ एंड ब्रेथ। सबसे पतली चीज जो आप इमेजिन कर सकते हो वो भी प्लेन नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि उसको भी नापा जा सकता। तो जिसको ना नापा जाए वो प्लेन है। लंबाई चौड़ाई को नाप सको, मोटाई या ऊंचाई को नहीं, दैट इज अ प्लेन। सो कंसीडर आई डू हैव वन प्लेन। कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि ये प्लेन, इसको नाम कैसे देंगे? तो सर आप बोलोगे सर बहुत इजी है, हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल में हम चार छोरों पे वर्टिसेस के एबीसीडी नाम दे देते थे। इसी तरीके से हम प्लेन को नाम दे सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। प्लेन कैन बी नेम्ड, प्लेन को आप नाम दे सकते हो उस प्लेन के अंदर कितने पॉइंट है उसके बाद। फॉर एग्जांपल इन दिस फर्स्ट फिगर, सपोज यू हैव अ पॉइंट, इसको आप प्लेन ए बी सी बोल सकते हो। सपोज इस प्लेन के अंदर सिर्फ दो पॉइंट होते, फिर भी आप उसको प्लेन ए बी बोल सकते हैं। अगर एक पॉइंट होता तो प्लेन ए बोल सकते हैं। समझ में आया? तो हियर प्लेन कैन बी नेम्ड बाय हाउ मेनी पॉइंट्स आर इनसाइड दैट प्लेन और ऑन दैट प्लेन। उस प्लेन के ऊपर कितने पॉइंट है उसके आधार पे हम नाम दे सकते हैं। Suppose a plane to have a 4 points like P, Q, R, S. So in that case also you can write plane P, Q, R, S. फर्ज करो नेक्स्ट फिगर टू हैव अ 10 पॉइंट्स, तो आप 10 पॉइंट से भी प्लेन का नाम दे सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? और अगर आपके प्लेन के वर्टिसेस दिए गए हैं, एंड पॉइंट्स दिए गए हैं, तब भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो प्लेन के मीनिंग के बारे में हो गया। प्लेन के बारे में आप जानते हो कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ प्लेन। ठीक है। तो आपने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था कि चार पॉइंट होते हैं, चार वर्टिसेस होते हैं। दैट यू हैव एब्सोल्युटली राइट, वर्टिसेस चार ही होते हैं। बट अगर आप पॉइंट के बारे में बोलो तो इस लाइन पे करोड़ों, इस लाइन पे करोड़ों, इस पे करोड़ों, इस पे करोड़ों, इसके अंदर भी करोड़ों। सो प्लेन कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। एक प्लेन के अंदर लाखों करोड़ों पॉइंट हो सकते हैं। हाउ मेनी लाइन आर देयर इन अ प्लेन? एक प्लेन के अंदर लाइंस कितनी हो सकती है? सो अगेन इट डू हैव इनफाइनाइटली मैनी लाइंस। बट यहाँ पे लाइंस में दो चीजें आ जाएंगी, पैरेलल लाइंस एंड नॉन पैरेलल। पैरेलल मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगी, आगे बढ़ती जाएगी फिर भी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस जो आगे बढ़ती है को काटेगी। ठीक है। सो इट डू हैव इनफाइनाइटली मेनी पैरेलल लाइंस एंड इनफाइनाइटली मेनी इंटरसेक्टिंग। एक प्लेन के अंदर बहुत सारी पैरेलल लाइन भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती है। ठीक है। तो अभी सपोज ये तो हमारे साथ डायमेंशन,
But suppose a solid shape is there, like a cuboid. अगर cuboid है तो कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए या सेल्फ एक्सप्लेनिंग है, खुद ही बता रही है, मेरे पास इतना नहीं इतना है। You do have a cuboid, मैंने यहाँ cuboid बना दिया। Okay, we do have a cuboid. So in this cuboid, if you see, there are 6 planes. इसमें आपको 6 planes देखने को मिल जाएंगे। तो अभी if two planes intersect each other, अगर दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वो पॉइंट पे नहीं काटेंगे, वो हमेशा लाइन पे ही काटेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ए बी सी डी एन ई एफ जी एच की बात हम करते हैं। तो हम दो प्लेन लेते हैं, जैसे कि ए डी एच ई, क्या लिया ए डी एच ई, और यहाँ पे ले लेता हूँ ए डी एफ बी। ये बात है किसका और ऊपर वाला है, ठीक है। आपके घर में देखो, साइड वाली दीवार देखो और छत देखो, तो साइड वाली दीवार और छत दोनों एक पॉइंट पे नहीं, एक लाइन पे जुड़े हुए पाओगे, है कि नहीं। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इफ टू प्लेन्स इंटरसेक्ट, कभी भी जिंदगी में अगर दो प्लेन एक दूसरे से टकराते हैं तो वो पॉइंट में टकरा ही नहीं सकते, वो लाइन पे ही टकराएंगे। दैट इज ओके, क्लियर, ठीक है। उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ अ प्लेन, प्लेन की एक दूसरे को काटने वाली लाइन। इसके अलावा और कुछ छूट रहा है? ठीक है, इतनी चीज थी। अभी हम आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के तरफ। ओके, अभी सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट वन मोर टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस। सपोज यू हैव टू लाइंस व्हिच आर नॉट पैरेलल, आपके पास दो लाइनें हैं जो एक दूसरे से पैरेलल नहीं हैं, तो वो कभी ना कभी एक दूसरे को रास्ते से काटेंगे ही काटेंगे। सो सपोज यू डू हैव अ लाइन, जिसको मैं नाम दे देता हूं L सफिक्स 1। आप बोलोगे सर ऐसे हम कर सकते हैं, कर सकते हो, ठीक है। सफिक्स में आप लिख सकते हो, ऊपर नहीं लिख सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सफिक्स मतलब नीचे पैरों के पास उसकी लिख सकते हो। सो सपोज यू डू हैव L1 and another line which is L2, ठीक है। तो हमने लाइन ऊपर और दे दिया, if they are intersecting at any point। अच्छा, two lines can intersect only at one point। कोई भी दो लाइनें हो वो एक दूसरे को एक ही पॉइंट में काट सकती है, दो पॉइंट में नहीं काट सकती। कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को एक ही पॉइंट में काटेगी तो उस पॉइंट का नाम आपको कैपिटल देना है, बाय बिकॉज़ इट इज द पॉइंट, ठीक है। तो इसको नाम दे दो एबीसीडी, कुछ भी मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। So it is the intersecting lines. Whenever two non-parallel lines intersect each other, it will only get intersected by a single point. एक ही point के ऊपर ऐसे काटेंगे, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। पर अगर काटते ही नहीं, so it is parallel. That is our next concept. Okay. Now time for a parallel lines. बहुत ही easy concept. A line which will never meet. ऐसी दो लाइनें जिसको आप इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आप आगे बढ़ाते जाओ, फिर भी कोई कभी ना मिले, अधूरी ब्रेन की कहानी हो, तो उसको हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल L1 एंड L2 आर लाइंस व्हिच आर नेवर गोइंग टू मीट, वो आगे जाके कभी भी मिलने नहीं वाले, चाहे आप उसको ऊपर फैलाओ या नीचे फैलाओ, दे विल कीप अ डिस्टेंस। वो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करके आगे ही बढ़ती जाएगी। सच लाइंस is known as a parallel lines। तो यहाँ पे L1 L2 का एग्जांपल देखो, L1 L2 का एग्जांपल ले लो। These lines are parallel lines, they are never going to meet, so intersection will never happen। ये दोनों के बीच में intersection काटना होगा ही, ठीक है। One more important thing about a parallel line is that the distance between parallel line is always the constant। For example, आप चाहे यहाँ से नाप हो या फिर यहाँ पे नाप, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है
तो यहाँ पे भी 8 ही रहेगा। और अगर करोड़ों मील बाद भी अगर आप उसको नापोगे तो वो 8 सेंटीमीटर ही होगा। इट विल नॉट चेंज इट्स डायमेंशन बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी भी ना तो बढ़ेगा ना तो कम होगा। So this line is parallel. One more thing, whenever we draw a line between these parallel lines, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। मतलब 90 डिग्री एंगल होगा। ये 90 डिग्री एंगल आप पैरेलल लाइन के बीच में ही बना सकते हो, नॉन पैरेलल में ये 90 नहीं बनेगा। Got my point? So if you are drawing a line, a straight line, so it can make both sides, वो दोनों ही जगह पे 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है? So lines हुआ। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, फिर से वन मोर टाइम। रेलवे ट्रैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल। देखो होगा रेल की जो दो पटरियां होंगी वो एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके चलती जाती है, दे आर नेवर गोइंग टू मीट। जंक्शन को अवॉइड, ठीक है, क्योंकि जंक्शन का एग्जांपल होंगे तो दे आर इंटरसेक्ट, बट हमें छोटा सा कोई तो एग्जांपल चाहिए, तो इट इज पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैनी स्टूडेंट्स आस्क कि सर सेगमेंट पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, सेगमेंट भी पैरेलल हो सकते हैं अगर अगर वो सेगमेंट में से जो लाइनें निकल रही है वो लाइनें अगर एक दूसरे से पैरेलल हो तो उस लाइन के ऊपर आए हुए करोड़ों सेगमेंट एक दूसरे से पैरेलल होंगे। इफ लाइंस आर पैरेलल देन सेगमेंट इज ऑब्वियसली पैरेलल। गॉट माय पॉइंट? तो ये कॉन्सेप्ट भी खत्म, अभी आगे बढ़ाते बढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्करेंट लाइंस। ये काफी इंटरेस्टिंग मजेदार कॉन्सेप्ट है। व्हाई? बिकॉज़ सपोज देखना प्लेन, अच्छा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक ही प्लेन की, सो यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। ऑन अ सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर अगर देयर आर मोर देन टू लाइंस, मतलब दो या दो से ज्यादा लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट दे आर इंटरसेक्टिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। दो चीजें ध्यान में रखो, सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर दो से ज्यादा लाइनें L1 L2 L3 मोर देन टू लाइन इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को काट रहे हैं एक ही पॉइंट पे, तो ऐसी लाइंस को L1 L2 L3 को हम कॉन्करेंट लाइंस कहेंगे। और ये जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, या तो कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं, कॉन्करेंट पॉइंट। समझ में? तो एक ही प्लेन के ऊपर दो से ज्यादा लाइन जब एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उन सारे लाइंस को हम कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम कॉन्करेंट पॉइंट बोलेंगे। व्हाट माय पॉइंट? सपोज यू डू हैव अ क्यूबॉइड, अगर आपके पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, तो क्यूबॉइड हैव 6 प्लेन्स। ठीक है, कितने प्लेन्स हैं? 6 प्लेन्स। और 6 प्लेन्स के ऊपर ऐसे बहुत सारे कॉन्करेंट लाइंस हो सकती है। ठीक है, एक प्लेन पे नहीं हो, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला प्लेन है तो इसके ऊपर जो लाइन है वो इस वाले लाइन से इंटरसेक्ट तो होगी ही होगी, है कि नहीं? बट फिर भी इन लाइन को या फिर तीसरी लाइन को हम कॉन्करेंट नहीं बोल सकते। समझ में आया? कॉन्करेंट होने के लिए एक ही प्लेन पे होना जरूरी है। व्हाट माय पॉइंट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 डायमेंशन में कॉन्करेंसी नहीं आ सकती। जब भी हम 3 डायमेंशन की बात करें, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूरा स्फीयर हम बात करें, तब कॉन्करेंसी पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, एक दीवार के ऊपर आप लाइनें बनाते हो, एक ही दीवार के ऊपर आप बहुत सारी लाइनें बनाते हो और उस लाइनों को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हो,
तो उस दीवार की कॉन्करेंसी होती है। व्हाट माय पॉइंट? वेरी गुड। तो ये था कॉन्करेंसी। नाउ लास्ट टॉपिक इज दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। ओके, नाउ लास्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होता है कोलिनियर और क्या होता है नॉन कोलिनियर इन अ सिंगल प्लेन? फिर से एक ही प्लेन, अभी जो दो लास्ट के कॉन्सेप्ट थे वो एक ही प्लेन के लिए थे, ठीक है? पर ज्यादा मत सोचो, इसको सिंपली याद रखो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर यू डू नॉट हैव अ डाउट, ठीक है? बट इसका मतलब ये नहीं कि आज कोई आप कंफ्यूजन में डालो, ठीक है? So in a single plane, if there is a line, एक प्लेन के ऊपर एक लाइन है, क्योंकि कितनी भी लाइन तो वो किसी ना किसी प्लेन के ऊपर तो होती है। So if three or more points, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, लाइस ऑन अ सेम लाइन के ऊपर ही तीन से ज्यादा पॉइंट है, तो उन सारे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे आए हुए, ठीक है? सो दीस आर कोलिनियर पॉइंट्स। दूसरी फिगर देखो, ए एंड इज ऑन अ लाइन के ऊपर, बट बी इज ऑन अनदर लाइन, दूसरी लाइन के ऊपर है या दूसरी जगह पे। सो दीस थ्री पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, लाइन में नहीं है, ठीक है? So three or more than 3 points are in the same line, then such points are linear points, or else they are not collinear or non-collinear points. ठीक है? तो इसी के साथ ही हमारा half part of the chapter has been completed, आधा part पूरा है completed. Exercise 9.1 from page number 160 you have to try by yourself. आप खुद से कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखे उसी के ऊपर है। बट स्टिल अगर आपको नहीं आता सो आई विल सेंड द पीडीएफ सॉल्यूशन आल्सो, और फिर भी नहीं आता तो जब भी स्कूल स्टार्ट हो या जब भी आप स्कूल में आते हो आप मुझे पूछ सकते सर ये चीज समझ में नहीं आया, सर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग फॉर अ कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का कंपैरिजन हम कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू एंड इट वर्क्स वॉचिंग, ठीक है? तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो टुडे वी आर गोइंग फर्दर फॉर द चैप्टर नंबर 9 व्हिच इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ठीक है? अभी हमने सब कुछ समझ तो लिया, व्हाट इज लाइन, व्हाट इज रे, व्हाट इज सेगमेंट, व्हाट इज प्लेन, what is point, each and everything we know. अभी उनको जानने के बाद उसको नापना भी पड़ेगा। We have to measure them all. To measuring them या to measure them, we do have different geometry. ये concept आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, but still I thought it is important to you to understand the tools first. सबसे पहले उसको नापोगे। So we do have this much of tools. These are basic tools. इसके अलावा भी बहुत सारे tools हैं, but that we are not using right now. और until 10th 10वीं तक हम इतने ही tools इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इतना कोई जानते। So first is divider. तो अगर आपके पास geometrical tools हैं, तो एक ऐसा tools होगा जिसके दोनों आर्म पे, अच्छा इसको पहले बोलेंगे क्या? इसको pivot बोलेंगे। जो स्क्रू लगा हुआ होता है दैट वी विल कॉल एज पिवियट, और ये दोनों चीजों को हम बोलेंगे आर्म। आर्म का मतलब होता है हाथ, ARM, ठीक है? तो अगर आप देखोगे कि इसके दोनों आर्म पे यू डू हैव पॉइंटर, दोनों हिस्सों पे पॉइंटर है। इस टूल्स को, इस ज्योमेट्रिकल टूल को वी आर कॉलिंग इट एज अ डिवाइडर। इसको डिवाइडर बोला जाता है। इसका इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल पहला सर्कुलर चीजों को काटने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल आपको सर्कल्स काटने हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड, फॉर मेजरिंग लाइन सेगमेंट, लाइन के टुकड़ों को नापने के लिए, कंपेयर करने के लिए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। फॉर एग्जांपल देयर इज वन सेगमेंट, इसको आप देख सकते हो, दूसरे को कंपेयर करके देख सकते हो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। इसको नापने की सेंटीमीटर में जरूरत नहीं है। इन केस यू हैव टू मेजर सेंटीमीटर, तो जो भी आप नाप ले रहे हो
उसको रूरल पे आप नाप सकते हो, दोनों पॉइंटों को दिखा कि ये इतना सेंटीमीटर है। एक डिवाइडर का पॉइंट यू हैव टू प्लेस इट ऑन 0 एंड अनदर यू हैव टू प्लेस इट ऑन व्हेनेवर इट स्टेज, और आप पूरा डिस्टेंस नाप सकते हो। ठीक है, तो डिवाइडर का इस्तेमाल तो हमने समझ लिया। नाउ सेकंड इज राउंडर। देखो डिवाइडर था कि दूसरा भाई राउंडर है। डिवाइडर सेगमेंट को नापने के लिए होता है, जबकि राउंडर राउंड बनाने के लिए होता है। ठीक है, इसलिए जैसे ड्राइव करने वाले को ड्राइवर, उसी तरीके से राउंड बनाने वाले को राउंडर बोला जाता है। तो अगर आपके पास राउंडर है तो उसके वन आर्म, इसको तो पीवीओटी बोलेंगे, उसका एक हाथ में न्यूक्लियर पॉइंट होगा और दूसरे में यू डू हैव अ स्पेसिंग टू इंसर्ट पेंसिल, बॉल पेन और व्हाटएवर यू आर यूजिंग। ऑलमोस्ट एवरीवन यूजेस पेंसिल फॉर ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री है, गलती हो सकती है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये आप टूल यूज करते हो राउंडर, जो कि सर्कल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पॉइंट हो गया, ये आर्म विद पेंसिल हो गया, टू आर्म्स, वन आर्म विद पॉइंटर, सेकंड आर्म विद अ पेंसिल और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग के लिए जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसको आप यहाँ पे फंसाओ। ठीक है, तो नाउ राउंडर इज आल्सो। थर्ड इज स्केल और रूलर। ये तो बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, चीजों को नापने के लिए या सीधी लाइन बनाने के लिए स्केल या रूलर दोनों एक ही चीज है, दोनों इस्तेमाल आप कर सकते हो। इफ यू सी स्केल एंड रूलर केयरफुली, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो यू टू हैव अ टू मेजरिंग डायमेंशंस। एक ऊपर भी मेजरमेंट्स होते हैं और नीचे भी मेजरमेंट्स होते हैं। अगर आपके पास छोटी स्केल है, इफ यू डू हैव अ लिटिल स्केल, तो उसके ऊपर और नीचे, ऊपर होगा इंचेस और नीचे होगा सेंटीमीटर। छोटी स्केल के अंदर 6 इंच होते हैं और 15 सेंटीमीटर होते हैं, जबकि बड़ी स्केल के अंदर जो फुल साइज होती है उसके अंदर 30 और 12 इंच होती है। तो एक चीज तो समझ लो, 12 इंच मतलब 1 फुट या 1 फीट, या 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फीट। दोनों रेशियो आपको समझ में आ जाएगी एक ही स्केल के साथ, रूलर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यू विल नो इज अ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर एंगल्स को नापने के लिए होता है। जब हम एंगल्स सीखेंगे तब इसका बहुत ही चौड़ा इस्तेमाल होगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप ये भूल जाते हो घर पे तो आप एंगल कैसे मेजर कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एंगल को मेजर करना सिर्फ इसका ही काम नहीं है, दूसरी भी चीजें हैं। सो इट इज अ प्रोट्रैक्टर। इफ यू सी प्रोट्रैक्टर केयरफुली, इसके पास भी कुछ दो स्केल्स हैं, बट ये थोड़ा सा अजीब है। केयरफुली, एक स्केल 0 से शुरू होके 180 पे जाता है और वही 0 से शुरू होके 180 वापस आता है। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, वापस से वहां से असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे एक 0 से 180 काउंटर और 0 से 180 काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों तरफ 0 से 180 होते हैं। यहाँ पे इफ यू सी एट अ सेंटर इट इज अ 90 डिग्री। जब दो लाइन के बीच में आपको 90 डिग्री चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो आपको यहाँ पे पॉइंट रख देना है और लाइन बनाना है। वो कैसे करना है वो मैं फ्यूचर में लाइंस एंड एंगल्स में बताऊंगा, बट इट इज कॉल्ड एज अ प्रोट्रैक्टर। इस प्रोट्रैक्टर के बीच में ये अजीबो गरीब डिजाइन बनाई जाती है कि नहीं? इस अजीबो गरीब डिजाइन का मतलब क्या है? इसको मतलब प्लास्टिक बचाना चाहते थे इसलिए इन्होंने डिजाइन दी क्या? नहीं, दिस पर्टिकुलर डिजाइन इज नोन एज अ फ्रेंच कर्व। ठीक है, इसको इसलिए बनाया जाता है कि जब ग्राफ का इस्तेमाल हो तो ग्राफ में दो पॉइंट को अगर आपको कर्व में जोड़ना है, किसमें जोड़ना है? कर्व तरीके से जोड़ना है, मतलब पूरा मोड़ना है, तब आप इस फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब ग्राफ इस्तेमाल हो और सीधी लाइन ना बनानी हो तब। और अपने कुछ कुछ लोगों का होता है ना कि हाथ से बना दें तो 2-3 लाइन बन जाती है, तो वो ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टर इज आल्सो डन। सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर दो तरीके के आते हैं। ठीक है, पहला है 30-60 सेट स्क्वायर। क्या? 30-60 सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर अगर ध्यान से देखो तो ये एक ट्राइंगल ही है कि नहीं? तो अगर इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो तो ये तो राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है,
जबकि ये वाला और ये वाला, जो छोटा है वो 30 है, जो बड़ा है वो 60 है। तो इस सेट स्क्वायर के दो नाम हैं, इसको राइट एंगल सेट स्क्वायर भी बोला जाता है, दूसरा नाम, और इसको 30-60 सेट स्क्वायर भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल 30 का है, दूसरा एंगल 60 का है। ठीक है, तो 30 + 60 इज 90, 90 + 90 इज 180। ठीक है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री हो गया, वो आप अपने कंपास में लेके घूमते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेट स्क्वायर यू है 45 सेट। इसको क्यों 45 बोला जाता है? इसका एक एंगल तो 90 डिग्री है, तो इसके जो बाकी जो दो एंगल है वो सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये भी 45, ये भी 45, तो इसको 45 सेट स्क्वायर बोला जाता है। अभी आप बोलोगे सर इसको भी 90 बोलते हैं, इसको भी 90 बोलते हैं, तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको 30-60, इसको 45 सेट। ठीक है, ये दोनों सेट स्क्वायर के मदद से आप कोई भी एंगल बना सकते हो। अगर आप इसको भूल गए हो तो घर पे, क्योंकि ये छोटी चीज होती है, तो इससे भी आप कोई भी एंगल चाहो बना सकते हो। वो कैसे, उस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो सेट स्क्वायर भी हो गए। अभी ये वाला सेट स्क्वायर अगर आप देखो तो इसके ये साइड और ये साइड सेम होगा। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे भी 25 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे भी 25 होगा। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड सेम हो, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों टाइप मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल टूल्स हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे ज्योमेट्रिकल टूल्स होते हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग इट फॉर नाउ। अभी हम उसको इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो खामखा जानना है। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉर कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट। ओके, नाउ कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट बहुत ही फुद्दू कॉन्सेप्ट है, फिर भी एक बार सपोज यू डू हैव अ लाइन सेगमेंट AB। आपको एक लाइन सेगमेंट AB दिया गया है and you have to compare it with other line। दूसरी लाइन के साथ आपको कंपेयर करना है कि कौन सी लाइन छोटी है, कौन सी लाइन बड़ी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरी कोई लाइन है P, यहाँ पे लाइन लगेगा PQ। तो क्योंकि ये एक ही साथ में नहीं है, तो बताना थोड़ा मुश्किल है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी, राइट या रॉन्ग? यस। तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे डिवाइडर। व्हाट वी नीड टू डू, we have to measure from A to B। ठीक है, यहाँ पे आपने नाम ले लिया, so A to B is with you। ठीक है, now you have to put on any of the point। आप चाहो तो P के ऊपर एक पॉइंट रखो, Q के ऊपर एक पॉइंट रखो, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे Q के ऊपर एक पॉइंट रखता हूँ और इसको मोड़ता हूँ P के ऊपर। तो P की तरफ मोड़ने से मुझे पता चला कि हमारी AB लाइन जो है वो PQ से थोड़ी सी बड़ी है। So likewise, this type of comparison you can do with the divider। Suppose हमारी लाइन AB इतनी होती, तो इसको भी हम उठा के Q के ऊपर, तो यहाँ पे पॉइंट लाइन के ऊपर ही आ जाता। That means our line is shorter than the other line। ठीक है, बहुत बेसिक था। Now we are moving forward। Okay, another basic concept बहुत ही इजी है, मेजरिंग लाइन सेगमेंट। कोई लाइन सेगमेंट दिया गया है, उसको नापेंगे कैसे? तो यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसा है कि आप सीधा कान पकड़ो, दैट इज नॉट अलाउड। आपको ऐसे उल्टे हाथ से कान पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने सीखा है कि जब भी हम लाइन को मेजर करते हैं तो हम सीधा ही स्केल से कर देते हैं, हाँ या नहीं। बट यहाँ पे यू हैव टू यूज अ डिवाइडर। डिवाइडर आपको कंपल्सरी इस्तेमाल करना है, कर लो, प्रॉब्लम नहीं है। What you need to do, suppose point A and B is given। ठीक है, तो उस तीनों पॉइंट पे डिवाइडर रखो। ठीक है, then after taking the divider, what you have to do, you have to put one point on a zero of a scale। स्केल की जीरो के ऊपर आपको पॉइंट रखना है। Then you have to lie down your divider। जब आप अपने डिवाइडर को लाई डाउन करोगे, तो वो स्केल के ऊपर दूसरा पॉइंट दिखाएगा। तो उस पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर और इन टर्म्स ऑफ इंच, जैसे पूछा गया है, तो वो आपको दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नाप लेना है ऑन द यूजिंग स्केल। ठीक है, ये तरीका काफी पुराना है, फिर भी आपके सिलेबस में है।
हालांकि हम अभी क्या करते हैं, whatever line segment is given, तो एक पॉइंट के ऊपर we are putting a zero and on second point we are measuring. वो तरीका क्विक भी है, फास्ट भी है, तो डिवाइडर इज नॉट कंपल्सरी टू यूज, बट इट इज अ मेथड टू मेजर. ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. ओके, next topic is curves. What is curves? Suppose you do have a point pencil in your putting it on a paper. देखिए पेपर के ऊपर आप पेंसिल को रख देते और उसके बाद एमलेसली, मतलब कहीं पे भी सोच है, एक लाइन बना देते हैं. So that line is known as a curve. आप बोलोगे सर ये भी तो कोई बात नहीं, पेपर के ऊपर छोटे बच्चे जो भी लाइनें बनाते हैं उसको कर्व्स बोला जाता है. समझ में आया? So when you are putting a pencil on a paper and in that, मतलब आप बिना सोचे कैसी भी लाइनें बनाते हो उसको हम बोलते हैं कर्व्स. क्या बोलेंगे? कर्व्स, जिसका मतलब होता है मुड़ी हुई लाइन. ठीक है, ये कर्व्स भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल कर्व और कॉम्प्लिकेटेड कर्व. सिंपल कर्व मतलब ये वाला जो कहीं पे भी एक दूसरे को काटता नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करता. और दूसरे कुछ लोग होते हैं ना ऐसे 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 बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो कट कर रही है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग कर्व्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स. इसको हम बोलेंगे सिंपल, कहीं पे भी एक दूसरे को काट नहीं रहा. इसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है उलझा हुआ. समझ में आया? ये दोनों चीजें ही कर्व है. एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस सीधी लाइन को कर्व बोल सकते हैं या नहीं? नहीं. हाँ, इसको भी कर्व बोल सकते हैं और ये सिंपल कर्व की श्रेणी में ही आता है. ठीक है, एवरी स्ट्रेट लाइन इज कर्व बट नॉट एवरी कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन. हर सीधी रेखा कर्व कहला सकती है बट हर कर्व को हम सीधी लाइन नहीं कहते. ठीक है, इंपॉर्टेंट था ना. अच्छा, तो इसको भी हम कर्व बोल सकते हैं, है कि नहीं? थोड़ा मुश्किल लगा. ठीक है, मूविंग फॉर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. तो नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन एंड क्लोज फिगर. फिर से फुद्दू वाला कॉन्सेप्ट, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कभी कभी फुद्दू चीजें ही इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कुछ लोगों के लिए कि उसको समझना नामुमकिन हो जाता है. तो मेरा सजेशन यही है, किसी भी छोटी चीज को इग्नोर मत कर. हाँ, मैं इसलिए फुद्दू बोलता हूँ क्योंकि ये मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, बट इट इज फर्स्ट टाइम फॉर यू, सो यू हैव टू स्टे फोकस. ठीक, open and close figure. Suppose I do have a figure where I am starting point at some other point and finishing it to the another point. मैं एक ऐसी फिगर बना रहा हूँ जिसको मैंने शुरू किसी और पॉइंट से किया था और खत्म किसी और पॉइंट पे कर रहा हूँ, तो ऐसी फिगर्स को हम ओपन फिगर्स कहेंगे. ये कहीं पे भी बंद नहीं हो रहे. So such figures या फिर ऐसी फिगर या फिर ऐसी फिगर या फिर ऐसी फिगर, इन सभी को हम ओपन फिगर्स कहेंगे. But if I start to draw a figure from the beginning point and finish it to the same beginning point, अगर मैं किसी फिगर को बनाना शुरू करता हूँ किसी एक पॉइंट से और खत्म करके उसी पॉइंट पे आ जाता हूँ, तो ऐसी फिगर्स को we will call as a क्लोज्ड फिगर. तो ये आलू ले लो या फिर स्टार ले लो, है कि नहीं, या फिर रेक्टेंगल ले लो या फिर सर्कल ले लो या फिर कोई और फिगर ले लो, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कहीं पे भी, बट ये लास्ट में आके यहाँ ऐसे फिगर, ये सारी फिगर को हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड फिगर्स. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन एंड क्लोज्ड फिगर ना, इसमें क्लोज फिगर में एक और रास्ता निकलता है, वो मैं आपको समझा. बहुत ही अच्छा है, तो बहुत ही बेसिक है, मेरी लैंग्वेज में बोलूं. व्हाट इज इट? सपोज यू डू हैव अ क्लोज फिगर. मान लो कि आपके पास एक क्लोज फिगर है, तो क्लोज फिगर के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, फॉर एग्जांपल एंड बिगिनिंग पॉइंट्स, तो इन सभी को इंटीरियर बोला जाएगा. मतलब
अंदर आने वाली, ये सारी चीजें अंदर आती है तो इसको हम बोलेंगे इंटीरियर। सपोज सर्कल के बाहर कोई चीज आती है, यहाँ पे मैं पॉइंट की बात करता हूँ, या फिर कोई लाइन की बात करता हूँ, ठीक है, या फिर दूसरे प्लेन की बात करता हूँ, या सॉलिड शेप की बात करता हूँ, तो ये सारी चीजें एक्सटीरियर मतलब बाहर है वैसे कहलाई जाएगी। तो इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, बट वो चीजों का क्या जो बाउंड्री के ऊपर है, ना अंदर है ना बाहर है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बाउंड्री। क्या बोलेंगे? बाउंड्री। या फिर उसको बोलेंगे ऑन द कर्व। क्या बोलेंगे? कर्व के ऊपर वाला भी, ठीक है, या फिर ऑन द बाउंड्री ऑफ अ कर्व, ऐसा भी बोल सकते हैं। समझ में आया? सो नाउ वी आर गोइंग फॉर अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पॉलीगन्स। Okay, last topic, polygons. What is polygons? So whenever you do have three, minimum three or three से ज्यादा, कम से कम तीन या तीन से ज्यादा line with segments which forms a closed figure, तीन से ज्यादा line segment जो एक closed figure बनाती है, बंद figure बनाती है, ऐसे figures को हम पॉलीगन्स कहते हैं। अच्छा, ये पॉलीगन्स वर्ड्स है ना, उसको हम तोड़ सकते हैं। पॉलीगन मतलब होता है तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा को हम पॉली बोल सकते हैं। और कॉन्स का मतलब होता है साइड, एजेस, लाइन। तो पॉली मतलब तीन या तीन से ज्यादा साइड वाली फिगर। कैसे फिगर? क्लोज, वो बंद होनी चाहिए, अगर बंद नहीं है तो वो ऊपर फिगर, ठीक है। So now we have to understand कि अगर एक ही पॉइंट वाली जो चीज है उसको तो हम पॉइंट बोलते हैं, बाद में दो लाइन तो उसको हम लाइन बोलते हैं। Whenever more than three, तीन या तीन से ज्यादा वाली बनती है, so the first thing that come up with the polygons is triangle। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइंगल। जैसे कि हमने पढ़ा है ट्राइंगल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल। इक्विलेटरल का मतलब होता है तीनों साइडें सेम, आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइडें सेम, तीसरे अलग, और तीनों तीन अलग है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल है, बट स्क्वायर और रेक्टेंगल को बेसिकली क्वाड्रिलेटरल ही बोला जाता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चार साइडें वाला, ठीक है, तो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में भी सामने सामने की साइड सेम हो, तो इसके भी बहुत सारे टाइप्स आपने देखे हैं। रोम्बस देखा है, बाद में काइट देखा है, डायमंड देखा है, पैरेललोग्राम देखा है, बहुत सारे टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल के, तो आपने 12th चैप्टर में पढ़े। देन तीन साइड ट्रायंगल, चार साइड क्वाड्रिलेटरल, पांच साइड तो इसको हम बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं? पेंटा मतलब पांच, गॉन मतलब साइड। छह साइड वाला हो तो हेक्सागन, सात साइड वाला हो तो हेप्टागन, आठ साइड वाला हो तो ऑक्टागन। ये ऑक्टोपस से होता है, ऑक्टोपस की 8 पैर होते हैं, उसी तरीके से इसको उसी के नाम से इंस्पायर होकर ऑक्टागन नाम दिया गया। नैनोगॉन मतलब 9 साइड वाला, एंड डेकागॉन मतलब 10 साइड वाला। इसके आगे 11 12 सभी के लिए आप पॉलीगन वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उसके भी नाम है। बट कौरवों के 100 नाम कौन याद रखने चाहिए? है किसको? किसी 5 के याद है? नहीं है ना, तो इट इज नॉट दैट नेसेसरी, ठीक है। हेक्सागोन तक आप याद रखोगे तो भी चलेगा, बट आई इंसिस्ट पर्सनली कि डेकागोन तक आपको पता होना चाहिए, 10 तो होने चाहिए, ठीक है। तो इट इज अ पॉलीगन्स। तो ये सारे पॉलीगन्स फिलहाल इररेगुलर है, इररेगुलर मतलब सभी की साइडें अलग अलग हो सकती है। बट इन केस इफ एवरी पॉलीगन हैज द सेम साइड, इसके तीनों साइड अगर सेम डायमेंशन के हैं, 5 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 सारे इतने भी डायमेंशन है, सभी सेम नाप के हैं, जितने भी साइडें हैं वो सभी सेम लंबाई की है। जब ऐसी हो
तब इन्हीं पॉलीगन्स को रेगुलर पॉलीगन्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 होता है कंप्लीट। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। एक्सरसाइज 9.2 यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, खुद से करो, बहुत ही इजी है, जो सीखा है उसी के ऊपर है। Still, I will give you the solution also, and if you are still unable to understand, you can ask me in the class. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। I hope each and every concept is very easy and understandable. The whole chapter you feel quite easy, I think. So आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।